नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। पूर्व में हमारी बात आपसे गुप्त साम्राज्य के बारे में हुई थी और गुप्त साम्राज्य में हम लोगों ने कुछ एक राजाओं को देखा था। जैसे हमारा सफर शुरू हुआ था श्रीगुप्त से, फिर मैंने कहा था कि ये श्रीगुप्त गुप्तों का आदि पुरुष है। उसके बाद हम लोग पाते हैं घटोत्कच का शासन शुरू होता है। फिर एक स्वतंत्र शासक, एक संप्रभु शासक के रूप में हमें पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम का दर्शन होता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त को हम पढ़ते हैं और समुद्रगुप्त के बाद एक अन्य दुर्बल शासक की चर्चा की गई है। उसका नाम था रामगुप्त, जो बहुत ही अल्पकाल के लिए था। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन काल शुरू होता है। उसके बाद हम लोग आए थे कुमारगुप्त और अस्कंदगुप्त पे। ठीक, हमने इतने शासकों की चर्चा की। अब हम गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। चूंकि प्रशासन इनका काफी विशेष रहा है और हमारी और आपकी इच्छा यही रहती है कि हमारे यहाँ से अधिक लोग पढ़कर प्रशासनिक व्यवस्था में जाए। आप लोग प्रशासन में जाना चाहते हैं तो प्रशासन की बारीकियों को समझना होता है। तो यहाँ पे इस क्रम में हम जरा सा देखते हैं कि गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या विशेष है। देखिए, जब गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को हम पढ़ते हैं या उस पर ध्यान देते हैं तो एक बात तो तय मानिए कि इतना तो समझ में आता है कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कोई स्वस्फूर्त नहीं थी, बल्कि जो पूर्व में प्रशासन चला आ रहा था। जैसे हम मौर्यों को देखते हैं, जैसे सातवाहनों को देखते हैं, कुषाणों को देखते हैं, शुंगों को देखते हैं, उनके जो है विभिन्न आयाम या विभिन्न लक्षण क्या है उनमें दिखाई पड़ते हैं। यानी कि इन सब का एक समग्र रूप हम गुप्तों में पाते हैं। यानी गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था एक समन्वय था जो पूर्व में जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनके कुछ एक अंशों को मिला के एक भरपूर या बड़ा अंश के रूप में दिखाई पड़ता है। जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पीपीटी में। उसके पूर्व ये समझ लें कि गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रशासन को हम तीन क्रम में पढ़ेंगे। कितने क्रम में? तीन क्रम में। पहला क्रम होगा कि केंद्रीय प्रशासन क्या है, फिर बात करेंगे कि प्रांतीय प्रशासन क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि स्थानीय स्तर का प्रशासन क्या है या ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके की दिखाई देती है। ठीक, तो हम लोग तीन तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। लेकिन प्रशासन को देखने से पहले सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रशासन का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है वो स्वयं किंग या राजा होता है। ठीक, ये शीर्ष पर बैठा होता है और हम जानते हैं कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी, हम जानते हैं कि यह विधायी शक्ति हो गई, कार्यपालिका शक्ति हो गई या विधायिका शक्ति हो गई, इन तीनों के ही शीर्ष पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देगा, वो राजा होगा, जो कि सारी शक्तियों का अंतिम सोर्स होगा। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों ही शक्तियों का अंतिम सोर्स के रूप में कौन होगा? राजा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी शक्तियां हैं आकर खत्म हो जाती हैं। ठीक, लेकिन ये अकेला व्यक्ति नहीं है जो शासन सत्ता को संचालित करेगा। हमने कहा जैसे मौर्यों की व्यवस्था, जैसे कुषाणों की व्यवस्था, शुंग या सातवाहनों की व्यवस्था, उन सारी व्यवस्थाओं का एक समन्वित रूप गुप्तों के प्रशासन में देखने के लिए मिलेगा। अब आइए देखते हैं। कहता है कि मौर्यों के विपरीत गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक या महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण करते हैं। ये आडंबरपूर्ण उपाधियां क्यों धारण की जाती हैं? हम जानते हैं कि उपाधियों का लक्ष्य एक ही होता है और वह होता है राजत्व को शीर्ष प्रदान करना या राजत्व को नया आयाम प्रदान करना। ठीक है, तो इस क्रम में हम पाएंगे कि यहाँ राजपद गुप्तों में भी वंशानुगत दिखाई देता है। यानी राजा का पुत्र ही क्या होगा? उसका उत्तराधिकारी अगला राजा होगा। फिर कहते हैं परंतु राजसत्ता ज्येष्ठ अधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। यानी कि कह सकते हैं कि ज्येष्ठ अधिकार की अटल प्रथा। देखिए, हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद एक व्यक्ति या एक शासक का नाम मिलता है रामगुप्त। रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, लेकिन वह एक दुर्बल या अयोग्य शासक था। तो हम देखते हैं कि उसकी सत्ता को चुनौती दिया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और उसे हटाकर क्या किया गया? सत्ता का वर्ण किया गया। तो यहां पर हम पाएंगे कि जो राज सत्ता का ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा का यहाँ पे अभाव दिखेगा। यानी कि राजा का बड़ा पुत्र राजा हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि राजा का ही पुत्र कोई होगा जो क्या होगा? राजा का उत्तराधिकारी होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो हम पाते हैं कहां से? मनुस्मृति से। यानी कि मनुस्मृति में जो प्राप्त होता है उसमें हम देखते हैं कि यह गुप्त युग तक क्या था? लोकप्रिय नहीं रहा। यानी इसकी महत्ता थोड़ी घटी। गुप्तों की शासन व्यवस्था
पूर्णतः मौलिक नहीं दिखाई देती है, बल्कि मौलिकता का क्या है, थोड़ा अभाव दिखाई देता है। यानी कि यह गुप्तों की जो व्यवस्था है थोड़ी अलग होती है। कारण ये मौर्यों जैसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि जो बीच में सातवाहन, शुंग या कर्ण या कुषाण जो हिंद एवं शासक रहे, उनकी चीजों को भी कुछ कुछ ऑब्जर्व किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि अन्य चीजें क्या है। तो कहा गया कि राजा है क्या। बेसिकली राजा का चयन प्रजा या जनता क्यों कर रही थी। तो हम जानते हैं कि राजा वर्णाश्रम धर्म का रक्षक बताया गया है। किसका? वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म यानी चारों वर्णों का, चारों वर्णों का क्या है, ये रक्षक के रूप में बताया गया है। साथ ही केंद्रीय शासन को जो नियंत्रण मौर्य युग में देखने को मिलता है, वह इस युग में नहीं मिलता। यानी यहां पर सामंतवादी व्यवस्था या सामंतों का उदय हो चुका था। तो हम जानते हैं कि केंद्रीय व्यवस्था की जगह विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक, गुप्त युग से ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या हुई, बढ़ने लगी। यानी स्थानीय शासकों का जहां मौर्य युग में या हम उसके बाद में पाते हैं कि उतना वैल्यू या उतना महत्व नहीं था, लेकिन गुप्तों के समय आते आते स्थानीय शासकों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम जानते हैं कि गुप्त भी कहीं ना कहीं कुषाणों के ही सामंत थे और उन्होंने कुषाणों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर क्या किया, सत्तासीन होकर या नवीन सत्ता की स्थापना कर डाली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं समुद्रगुप्त द्वारा अधीनस्थ राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति ही सामंतवाद या विकेंद्रीकरण के उदय के लिए उत्तरदायी थी। अब जैसे समुद्रगुप्त के द्वारा जो नीति अपनाई गई, कौन सी नीति? तो हमने कहा था आपसे कि उत्तर भारतीय राज्यों के लिए प्रश्नोद्धारण की नीति, दक्षिण के लिए हम पाते हैं कि मोक्षानुग्रह की नीति या मोक्ष ग्रहण या अनुग्रह की नीति जो है, साथ ही शक जो है पहलव है या हिंद यवन है, उनके लिए एक अलग नीति। इस तरीके की नीति का विकास पाते हैं। राज्य कार्य में सम्राट को सहायता देने के लिए हम पाते हैं कि हर एक युग की तरह इस युग में भी मंत्री और आमत्य दिखाई पड़ते हैं। यानी एक मंत्री परिषद है, आमत्यों की परिषद है, जो समय समय पे राजा को सलाह देती हुई दिखाई देगी। फिर हम कहते हैं कि एक पुस्तक है कामंडक की नीतिसार में मंत्री और आमत्यों के बीच थोड़े अंतर को भी प्रकट किया गया है। ये मंत्री कौन है और आमत्य कौन है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो हम कहते हैं इन मंत्रियों के अधीन आमत्यों को रखा गया है, या मंत्रियों से अलग जो विभाग है वो आमत्यों के द्वारा क्या है, निर्देशित है। मंत्रियों का चयन सम्राट द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर, ठीक है, किया जाता था। यानी कि मंत्रियों का चयन सम्राट द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमारों, सामंतों या उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। यानी मंत्री वही हो सकता था जिसमें एक पर्टिकुलर योग्यता होती थी, और वो योग्यता किसमें तलाशी गई? तो राजकुमारों में तलाशी गई, वो मंत्री हो सकता है, या कोई बेहतर सामंत हो वह मंत्री हो सकता है, या उच्च अधिकारी हो वह मंत्री हो सकता है। मंत्रियों के लिए मंत्री और सचिव शब्द प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? मंत्री और सचिव शब्द प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही इनका जो पद है वंशानुगत होता है। फिर हमने कहा कि कात्यायन स्मृति में आमत्यों की नियुक्ति कहा गया है कि ब्राह्मण वर्ग से होनी चाहिए। यानी आमत्य जो होता है उसकी नियुक्ति के लिए यहाँ गुप्त काल में ब्राह्मण लोगों को ज्यादा प्रीफर किया गया, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, ज्यादा उस काल को समझ रहे थे। उस काल में हम पाते हैं कि संस्कृत भाषा एक आम भाषा है और उस भाषा को समझने वाले सबसे ज्यादा कौन थे? ब्राह्मण ही थे। इसलिए आमत्यों में जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो एक जाति विशेष से की जाती थी, और कौन थे? वो ब्राह्मण लोग होते थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि एक पद है कुमार, यानी कि कुमार आमत्य क्या होता है। ठीक, एक कुमार आमत्य की क्या बातें हैं, या कुमार आमत्य किस तरीके का होता है, जरा इसको समझते हैं। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े अधिकारी कुमार आमत्य होते हैं। क्या होते हैं? सबसे बड़े अधिकारी कुमार आमत्य होते हैं, और उन्हें राजा उनके ही प्रांत में नियुक्त करता था। शायद वे नगद वेतन पाते थे। यानी कि ये जो कुमार आमत्य है ये गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है, यानी कि यह प्रांतपति जैसा है, और प्रांतपति होने के साथ साथ ये नगद वेतन भी प्राप्त करता है। ठीक, प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केवल उच्च वर्ण तक ही सीमित नहीं थी। प्रशासनिक पदों पर जो नियुक्ति होती थी वो केवल उच्च वर्णों तक सीमित नहीं थी, परंतु अनेक पदों पर, या अनेक पदों का कह सकते हैं, परंतु अनेक पदों का एक ही व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाने लगा। यानी
कह सकते हैं, थोड़ा यहाँ गड़बड़ी हुई है, इसको सुधार लीजिएगा, कि अनेक पदों पर एक ही व्यक्ति को चुना जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक पद दिया जा सकता था उसकी योग्यता के आधार पर। ठीक है, फिर हम पाते हैं कि यह पद भी धीरे धीरे गुप्त काल में वंशानुगत हो गया। यानी इस पद पर पहले एक व्यक्ति, फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र, यानी कि इस तरीके का हो गया। फिर हम देखते हैं कि मौर्यकालीन कुछ अधिकारियों की सूची मिलती है कि मौर्यकालीन अधिकारी कौन कौन से हैं, क्योंकि हर एक काल में कोई ना कोई अधिकारी था। इस काल में भी कुछ एक अधिकारी थे। इन अधिकारियों में हम पाते हैं महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत कौन है? तो हम पाएंगे कि महाबलाधिकृत उस अधिकारी को कहा गया है जो सेना का सेनापति था। क्या था? सेना का सेनापति था। फिर एक अन्य अधिकारी है महादंड नायक। महादंड नायक को यहाँ घेरा गया है, ये वर्तमान न्यायाधीश की तरह था। फिर संधि विग्रहक, ये युद्ध और संधि के विषयों से संबंधित अधिकारी था। फिर दंडपाशिक। दंडपाशिक क्या है? तो कहते हैं ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। क्या था? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। फिर विनय स्थिति संस्थापक। विनय स्थिति संस्थापक शिक्षा अधिकारी या कानून व्यवस्था का अधिकारी, यानी इसे शिक्षा का भी अधिकार, राज्य में शिक्षा किस स्तर की हो उसके बारे में भी, साथ ही कानून और व्यवस्था का भी अधिकारी दिखाई देता है। फिर भंडागाराधिकृत, ये क्या है? ये भंडागाराधिकृत क्या है? यह राजकोष का अधिकारी है या युद्ध मंत्री है। फिर महाअक्षपटलिक, ये लेखा विभाग का अधिकारी, यानी कि लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महाअक्षपटलिक भी कहकर संबोधित किया गया है। फिर एक है युक्त पुरुष। युक्त पुरुष यानी युद्ध में हस्तगत या प्राप्त की गई संपत्ति का लेखा जोखा जो रखता था वो किसके द्वारा? युक्त पुरुष के द्वारा रखा जाता था। फिर आते हैं आगे, एक अन्य है अधिकारी महाप्रतिहार। महाप्रतिहार क्या है? राज प्रशासन से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। आप चाहें तो इसे रोककर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या जैसे लिखा हुआ एज इट इज उतार लीजिएगा। कारण है इसमें कुछ विशेष समझने वाला नहीं है, जो भी है सीधा उसको अपने माइंड में रखने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि एक तरफ अधिकारी हैं और उन्हें एक विशेष नाम दिया गया है और यही एग्जामिनेशन हाल में यदि कदे पूछ लिया जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है अधिकारियों को संभवतः नगद भुगतान किया जाता था। क्या किया जाता था? नगद भुगतान, यानी सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था उसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। देश का प्रशासक गुप्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? गुप्ता, यानी देश का जो प्रशासक होगा वो गुप्ता कहलाएगा। और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। ठीक है, यह केंद्रीय स्तर के कर्मचारी थे जो आप ऊपर देख रहे हैं। साथ ही अधिकारियों में संभवतः जो भुगतान की प्रवृत्ति आई वो कैसी आई? नगद आई। हमने पहली बार देखा कि नगद भुगतान की प्रवृत्ति यहाँ पे दिखाई देती है। फिर सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था, यानी कि जो सम्राट के सीधे नियंत्रण में था, उसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या कहलाती थी? देश। और देश का जो प्रशासक होता था वो क्या कहलाता था? तो कहते हैं गुप्ता। फिर एक दूसरी प्रशासनिक जो इकाई है उसे कहते हैं भुक्ति। अब हम प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं कि प्रांतीय प्रशासन क्या है और किस तरीके का है। ठीक है, तो देखिए पहले केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय प्रशासन। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, इसमें क्या है कि शासकीय सुविधा के लिए राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया। क्या किया गया? विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया और इन प्रांतों को ही भुक्ति कहा जाता था। इन्हें प्रदेश तथा भोग भी कहा गया। क्या कहा गया? प्रदेश भी और भोग भी। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और उन्हें ही उपरीक या भोक्ता, गुप्ता या भोगपति या राजस्थानीय कहा गया। इन शासकों का जो प्रमुख परामर्शदाता था उसको कहते हैं कुमार आमत्य। क्या कहते हैं? कुमार आमत्य। फिर सीमांत प्रदेशों का जो शासक है उसे क्या कहा गया? गोप्ता। देखिए गोप्ता नाम 2 जगह मिलेगा। एक हमने देखा कि जो राजा के सीधे नियंत्रण वाले जो इलाके हैं वहां भी गोप्ता है, साथ ही सीमांत प्रदेशों का जो प्रशासक है वो भी गोप्ता कहलाता है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं कि अन्य चीजें क्या है। हम कहते हैं कि भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया गया। क्या किया गया? भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया गया और इन जिलों को क्या कहा गया? विषय कहा जाता था और विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। क्या होता था? विषयपति, यानी विषय विषयपति के अधीन होता था। अब कहते हैं कि विषयपति की नियुक्ति साधारणतः ऊपरी के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? ऊपरी के द्वारा की जाती थी। फिर विषयपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक विषय परिषद भी होती थी। क्या होती थी? विषय परिषद भी होती थी। इनके सदस्य नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक या प्रथम कायस्थ होते थे। क्या होते थे? नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक या प्रथम कायस्थ होते थे। इनकी नियुक्तियां 5 वर्षों के लिए होती थी। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। गुप्त प्रशासन में स्थानीय शासन 2 भागों में विभक्त था, एक नगर प्रशासन, दूसरा ग्राम प्रशासन। यानी राज्य के बाद हम बात करते हैं स्थानीय प्रशासन की, तो इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। मौर्यों में भी हमने विभाजित किया था, नगर प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन। यहां भी नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन 2 को विभाजित करते हैं। फिर नगर प्रशासन के जो प्रमुख अधिकारी को पूर्वपाल, नगर रक्षक, द्रांगिक कहा गया। क्या क्या कहा गया? पूर्वपाल, नगर रक्षक या द्रांगिक कहा जाता था। नगर परिषद के प्रमुख अधिकारी को नगरपति भी कहा गया। क्या कहा गया? नगरपति भी कहा गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जरा। एक अन्य अधिकारी है अवस्थिक। अवस्थिक क्या होता है भाई, जरा समझते हैं। अवस्थिक ये धर्मशालाओं का पर्यवेक्षक होता था, यानी ये जो धर्मशालाएं होती थी सबके लिए, उसमें पर्यवेक्षण का कार्य करता था। फिर प्रत्येक विषय के अंतर्गत क्या है? कई ग्राम होते हैं। सब साथ ही ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, यानी कि प्रशासन में जो सबसे निचला तबका था वो क्या था? ग्राम प्रशासन था और उसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक या ग्रामपति कहलाता था या महतर होता था। उनकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी। ठीक है, एक ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। क्या होती थी? स्वतंत्र होती थी। ठीक, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली या बिहार में ग्राम जनपद कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली और बिहार में ग्राम जनपद। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि ग्राम और विषय के मध्य एक और इकाई का अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है या दिखाई देता है, और इस इकाई को हम पेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट, यानी कि ग्रामों का या ग्राम का समूह। यानी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, स्थानीय स्तर पे। स्थानीय स्तर पे 2 तरीके की व्यवस्था, ग्राम प्रशासन, नगर प्रशासन। फिर नगरीय संरचना अलग और ग्रामीण संरचना अलग। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय व्यवस्था किस तरीके की है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी न्यायिक प्रणाली किस तरीके की या न्याय व्यवस्था किस तरीके की है। ठीक है, देखते हैं जरा कि इनकी न्यायिक व्यवस्था में क्या कुछ विशेष है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया, लेकिन हमने यह भी पाया है कि न्याय व्यवस्था के शीर्षस्थ जो हिस्सा है उस पर बैठा हुआ राजा स्वयं है, यानी सबसे अंतिम जो न्यायाधिकारी है वो स्वयं राजा ही है। फिर यहां पाते हैं कि सम्राट सर्वोच्च न्यायपति था और उस समय न्यायालय के 4 वर्ग हैं। पहला वर्ग जो है वो स्वयं राजा का न्यायालय है, दूसरा जो है वो पुग है, तीसरा श्रेणी है और चौथा कुल है। यानी न्याय व्यवस्था 4 भागों में विभाजित दिखाई देती है, राजा का न्यायालय, पुग, श्रेणी, यानी 4 भाग में। अब सवाल उठता है कि अगर 4 टाइप के न्यायालय हैं तो न्यायाधीश भी होंगे। तो हम देखेंगे कि एक है दंड नायक, एक है महादंड नायक, एक है सर्वदंड नायक। यानी दंड नायक, महादंड नायक और सर्वदंड नायक के रूप में न्यायाधीशों का भी विवरण या उनका वितरण दिखाई देता है, वो समूह बटा हुआ है। फिर देखते हैं कि इस काल में अनेक विधि ग्रंथ भी संकलित किए गए। चूंकि हमने कहा कि मौर्यों के बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई उसके बहुत सारे अंश गुप्तों में देखे जाएंगे, साथ ही
हम पाते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो क्षेत्रीय राज्य हैं, चाहे वो सातवाहन हो, शुंग हो, कर्ण हो, या कहें कि जो पश्चिम से आए हुए आक्रमणकारी थे, जो जिन्होंने भारत में अपनी स्थिति को बनाया, जैसे हूण, हिंदेवन, कुषाण, उनकी भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की झलक मौर्य गुप्तों में दिखाई पड़ेगी। यानी गुप्त व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो सबको ऑब्जर्व करके एक प्रबुद्ध व्यवस्था के रूप में बनती है। इसीलिए इस काल में हम पाते हैं कि विधि ग्रंथों का भी काफी मात्रा में संकलन किया गया, या विधि ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण पुरोहित की सहायता से करता है, ठीक। और यहां पे भी ध्यान रखिएगा कि शिल्पी, वणिक आदि संगठनों पर उनके अपने नियम लागू होते थे। अभी मैंने कहा था कि न्यायालय 4 तरीके का है। इस न्यायालय में जो 4 तरीके का न्यायालय है, इसमें एक श्रेणी न्यायालय है। तो इस श्रेणी न्यायालय का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी श्रेणी है, जैसे व्यापारियों की श्रेणी होती थी, जैसे आपने पढ़ा होगा तैलियों की श्रेणी, एनसीईआरटी आप पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित रेशम बुनकरों की श्रेणी, या अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की श्रेणी। यानी कोई कोई व्यवसायी एक साथ एक विशेष रोजगार से जुड़ता है तो उसकी अपनी एक श्रेणी होती है, एक संगठन होता है, उस संगठन का एक मुखिया होता है, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसका बनाया गया खुद का कानून है और खुद का न्यायालय है, और वो क्या करता है, अपने बीच होने वाले विवादों का निपटारा वो स्वयं करते हैं। यानी श्रेणी ऐसे ही न्यायालय थी। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि राजा जब भी किसी न्याय को करता है तो वो ब्राह्मण पुरोहित वर्ग की सहायता लेता है, ठीक। फिर राजा के पास अपनी खुद की अस्थाई सेना है, और सेना के 4 अंग हैं। पहला पदाति सैनिक, दूसरा रथरोही, तीसरा अश्वरोही, और चौथा गज सेना। यानी यहाँ पे अभाव है किसका? जैसे वर्तमान में पाते हैं कि वायु सेना, जल सेना, तो यहाँ पे न वायु सेना आपको दिखाई देगी न जल सेना दिखाई देगी, लेकिन पदाति, रथरोही, अश्वरोही और गज सेना दिखाई देगी। वहीं हमने सातवाहनों को पढ़ा था तो वहां पे जल सेना की बात की गई थी, या उनके सिक्कों पे नौवाहन दिखाए गए थे या नौका दिखाई गई थी, जिससे उनके समुद्री अभियानों की चर्चा है। चोलों को हम पढ़ते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि उनके पास नौसेना थी, लेकिन गुप्तों के पास नौसेना नहीं थी। कारण यह है कि इनका जल से कोई वास्ता नहीं था, या समुद्र के किनारे से इनका कोई वास्ता नहीं रहा। समुद्र में जब भी जहाजों का प्रयोग किया इन्होंने तो व्यापारिक लेन देन के लिए ही किया, आयात निर्यात सिस्टम को बढ़ाने के लिए किया, बाह्य देशों से जो व्यापार था उसको सही तरीके से संचालित करने के लिए किया। चूंकि बाह्य देशों से जुड़ने के लिए वो एक माध्यम था, एक रास्ता था, एक मार्ग था। फिर पदाति सेना की छोटी टुकड़ी को एक नाम दिया गया, चमुइया। क्या नाम दिया गया? चमुइया या चमुइया। चमुइया कहते हैं कि जो पदाति सेना की एक छोटी टुकड़ी है, चमुइया कहलाती है। गज सेना के नायक को एक विशेष नाम दिया गया और उसे कहते हैं कटुक, ठीक। और अश्व या अश्वरोही सेना के प्रमुख को अट्वास्पति। यानी कि तीनों ही सेना में हम देखते हैं कि एक विशेष नाम आ रहा है। क्या? जो सबसे छोटी टुकड़ी है पदाति सेना की, उसे चमुइया कहा गया। साथ ही गज सेना के नायक को कटुक कहा गया। वैसे ही अश्वरोही सेना के लिए या उसके प्रमुख के लिए अटास्पति नाम दिया गया, और सामान्य सैनिकों को चाट कहकर पुकारा गया। एक बार क्वेश्चन आया था कि चाट भाट का संबंध किससे है? चाट भाट का संबंध किस प्रशासनिक व्यवस्था से है, या किस प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था से है? तो यही गुप्तकालीन व्यवस्था है जिसमें चाट भाट आपको दिखाई देंगे। चाट मतलब क्या होता है? चाट और भाट मतलब, चाट भाट ये कौन होते हैं? तो हम पाएंगे कि गुप्तचर या दूत या पुलिस कर्मचारी, इसमें दोनों शामिल होते हैं। यानी इसमें गुप्तचर भी हैं, पुलिस कर्मचारी भी हैं, साथ ही इसमें दूत भी शामिल है। यानी दूत कर्मचारी में पुलिस कर्मचारी और गुप्तचर, यानी दूत भी आ गया, गुप्तचर भी आ गया और पुलिस भी आ गया। इनको तीनों को सम्मिलित रूप से चाट भाट कहा गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में एक अधिकारी है उपरीक, दूसरा है
दशापराधिक, फिर चौरध्वाणिक, फिर दंडपासिक, फिर अंग रक्षक आदि प्रमुख पद हैं। ये पुलिस अधिकारी के पद हैं, यानी इनका काम रक्षण सेवा का या पुलिस सेवा का रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहां लिखा है कि गुप्तचर कर्मचारी को दूत या पुलिस कर्मचारी को भाट कहा जाता था। ठीक है, यानी चाट भाट कहीं ना कहीं साधारण सैनिक या पुलिस या दूत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है कि चाट भाट किससे संबंधित है, फिर आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब राजस्व स्रोत, राजस्व स्रोत में हम पाते हैं कि हर एक काल में कोई भी शासन हो, कोई भी प्रशासन हो, बिना अर्थ के नहीं चल सकता। गुप्तों के साथ भी आर्थिक व्यवस्था या जो कर का जो कारारोपण है वो किस तरीके का है, उनकी आर्थिक व्यवस्था में हम पाएंगे कि कर का क्या मूल्य है, वो किस तरीके को कर या कराधान व्यवस्था को आम लोगों पे आरोपित करते हैं, उसको समझने का यहां प्रयास करेंगे। चूंकि कर वह साधन है जहां से अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से संचालित किया जाता है। ठीक, तो समझते हैं इसको जरा सा कि कर है क्या। पहले गुप्त काल में सामान्यतः भूमि पर किसका स्वामित्व है? स्वयं सम्राट का स्वामित्व है। फिर वह भूमि से उत्पादन का 1/6, मैंने पहले भी कहा था कि प्राचीन भारत में कहीं भी पढ़िएगा तो आप पाएंगे कि सामान्यतः कर की जो प्रवृत्ति है 1/6 ही आपको दिखाई देगी। और कभी एग्जाम में आए तो वहां भटकिए मत, 1/6 लगाइए। कुछ एक जगह पे 1/8 1/7 गया, वो भी बहुत एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, उसे अपवाद माना जाता है, कहीं कहीं दिखाई देगा। इस प्रकार के करों को भाग कहा जाता है। हम जानते हैं कि भाग और बलि की शुरुआत वैदिक, लेकिन वैदिक काल में क्या है? स्वैच्छिक कर है, लेकिन यहां पे अनिवार्य कर है, यानी अनिवार्य कर के रूप में दिखाई पड़ेगा भाग। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या हम पाएंगे कि बढ़ गई, क्या हुई? बढ़ी। फिर किंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी, यानी वाणिज्यिक कर जो था शायद क्या होता है, संभवतः 1/4 से 1/6 तक दिखाई देगा। कुछ प्रमुख कर जो है गुप्तकालीन वो कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। पहला है भाग, यानी भूमि उपज का 1/6 हिस्सा। दूसरा है भोग, यानी कि राजा को प्रतिदिन भेंट की जाने वाली फल फूल सब्जियां। ये दोनों ही कर वैदिक काल से ही आ रहे हैं, वैदिक सिविलाइजेशन से। फिर उग्र या उग्र एक प्रकार का भूमि कर। फिर उपरिक एक प्रकार का यह भी भूमि कर। फिर भूतावात प्रत्याय, यानी कि विदेशी वस्तुओं पर आयात कर जो लगाया गया उसे ही गुप्त काल में भूतावात प्रत्याय कहकर संबोधित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि करों की प्रवृत्ति में भूतावात प्रत्याय का संबंध किस राजवंश से है या किस व्यवस्था से है, तो आपको ध्यान होगा या इसको रखना होगा कि गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था से है। फिर हम पाते हैं कि भूतावात प्रत्याय विदेशी वस्तुओं के क्या होती है? आयात पर लगा कर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो आता है शुल्क। शुल्क में क्या है? सीमा शुल्क, बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। यानी शुल्क क्या है भाई? तो कहेंगे सीमा शुल्क है और बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर है, यानी बिक्री कर के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या दिया गया है। तो कह रहा है कि करों की अदायगी जो होती थी वो दो रूपों में होती थी। पहला जो रूप है वो हिरण्य या नगद रूप में है, और दूसरा मेय यानी कि अन्न के रूप में की जाती थी। इसके अतिरिक्त वणिकों और शिल्पियों पर राज कर लगाया जाता था। इन्हें कर के रूप में बेगार या बिष्टी भी देना पड़ता था। बेगार या बिष्टी मतलब मैंने बताया है पहले आपको कि निःशुल्क सेवा। बेगार या बिष्टी में वो आता है कि आप श्रम कर रहे हैं और उसके एवज में कोई शुल्क प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या अपनी मजदूरी नहीं ले पा रहे हैं, उसी को बेगार या बिष्टी कहा जाता है। ठीक, भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण और भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए एक महाअक्षपटलिक और कर्णिक नामक पदाधिकारी थे। यानी ये क्या कर रहे हैं? भूमि कर संग्रह जो करेगा वो ध्रुवाधिकरण कहलाएगा, और भूमि आलेख को जो सुरक्षित करेगा उससे दो व्यक्ति जुड़ेगा। एक व्यक्ति महाअक्षपटलिक है और दूसरा कर्णिक है। ठीक, फिर न्यायाधिकरण नामक
अधिकारी भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करेगा। कौन? न्यायाधिकरण अधिकारी क्या करेगा? भूमि संबंधी विवादों का निपटारा, यानी भूमि से संबंधित कोई भी लैंड डिस्प्यूट होगा उसको वो निपटाएगा। फिर मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि दी गई, और ये भूमि कैसी है? कर मुक्त भूमि है। इसे क्या कहा गया? अग्रहार। इसे ही क्या कहते हैं? अग्रहार भूमि कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि करों से क्या होती है? मुक्त होती है। फिर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति ने केवल ब्रह्मदेय भूमि पर ब्राह्मणों की या ब्रह्म कहता है, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे क्या है कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति न केवल ब्रह्मदेव भूमि पर बल्कि ब्राह्मणों के भूमिपति बन जाने से उत्पन्न हुई। कारण यह है क्या कि भाई, जब यहां पे हमने कहा कि यह सामंतवाद की पहली प्रवृत्ति है, इसकी शुरुआत जो हम मानते हैं सातवाहन काल। कहां? सातवाहन काल। सातवाहन काल में हम क्या पाते हैं कि भूमि दान की प्रथा शुरू हुई। ठीक है, तो कह रहा है कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति न केवल ब्रह्मदेव भूमि पर बल्कि ब्राह्मणों के भूमिपति बन जाने से उत्पन्न हुई। यानी विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो भारी मात्रा में जो ब्राह्मणों ने भूमि पाया, और ऐसी भूमि जो क्या थी? कर मुक्त थी। और सर्वाधिक दान में भूमियां किसको मिली? गुप्त काल में ब्राह्मणों को मिली। उसी तरीके से हम देखते हैं कि सातवाहन काल में बौद्ध भिक्षुओं को सर्वाधिक भूमि मिली, वहां ब्राह्मण और श्रमणों दोनों को भूमि दान मिला है। तो एक व्यक्ति को अधिक से अधिक भूमि मिली तो क्या हो गया? भूधरा का स्वामी होने लगा, यानी बहुत ज्यादा भूमि उसके पास होने लगी, और धीरे धीरे यह भूमि स्टेटस सिंबल बनने लगा, यानी वो एक उसके मूल स्टेटस को दिखाने लगा। समाज में, सोसाइटी में एक रिप्रेजेंट करता है स्टेटस को, क्योंकि ज्यादा लैंड, आज भी देखिएगा जिसके पास ज्यादा लैंड है बोलेंगे जमींदार है, लैंडलॉर्ड है। तो ये जमींदार और लैंडलॉर्ड जो आज हम बोल रहे हैं, इसकी जो शुरुआत थी हम देखते हैं यहीं से होती है, और इसके पहले प्रेरक या वाहक के रूप में ब्राह्मण और श्रमणों को ही देखा गया है। श्रमण यानी बौद्ध भिक्षुओं को। फिर आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं जब गुप्त शासकों ने ऊपरीक, कुमार आमत्य आदि जैसे अपने प्रमुख कर्मचारियों को वेतन के बदले क्या किया? भूमि दान देना शुरू किया, और उनके पद को जब वंशानुगत बनाया तो यह व्यवस्था और भी ज्यादा गहरी हो गई। यानी इसकी शुरुआत कहेंगे भूमि दान से। भूमि दान किसको? ब्राह्मण को। फिर बाद में हमने कुछ और भी देखा। क्या देखा? भूमि दान में हमने पाया कि इसके अलावा यह कुमार आमत्य हो गए या बड़े अधिकारी हो गए, उनको भी भूमि दान मिलने लगा। तो उससे क्या हुआ? यानी कि राज्य के जो कर्मचारी थे, कर्मचारी, उन्हें भी भूमि मिलने लगी, और धीरे धीरे एक भूमि के बड़े स्वामी बन गए। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि जब पद वंशानुगत हुआ तो भूमि का भी हस्तांतरण हो गया। ठीक है, चलिए अब गुप्तकालीन सामाजिक जीवन को देखते हैं कि गुप्त काल का सामाजिक जीवन किस तरीके का दिखाई पड़ता है। तो देखिए, गुप्तकालीन समाज पर परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त दिखाई देता है समाज। वही समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इस समाज में सिर्फ वर्णाश्रम के लोग नहीं हैं। यहां पे ये समाज, गुप्तकालीन समाज एक संक्रमणकालीन समाज है। यहां पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति दिखाई देगी, उसको भी समझेंगे। यानी सबसे पहले कि 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान, और उनके 6 कर्तव्य माने गए। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य क्या है? तो पहला अध्ययन करना, अध्ययन करना और अध्ययन कराना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, फिर दान देना और दान लेना। ये 6 काम है इनके। अध्ययन करना और अध्ययन कराना, दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्तव्य इनके माने गए पहले वर्ण का, यानी ब्राह्मण का। फिर कहते हैं कि कौटिल्य ने और अपने अर्थशास्त्र में, साथ ही वराह मिहिर ने बृहत संहिता में क्या किया? कहा कि चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान, यानी एक ही क्षेत्र में लोग रह रहे हैं तो सबके लिए एक विशेष दिशा निर्धारित। ठीक है, कि पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ग्रामीण इलाके के बाहर जो कौन रहेगा या कौन ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा। जैसे आज भी आप देखते होंगे कि
कुछ वर्गों को ग्राम समूह से बाहर किया जाता है, उनको बाहर रखा जाता है या दक्षिण दिशा दे दी जाती है। ये शुरुआत में हम पाएंगे कि यह विधान था सिर्फ अर्थशास्त्र और बृहद संहिता में, लेकिन बाद में यह एक रूप ले लिया, कब? गुप्तों के समय आते आते, और एक जटिल रूप ले लिया जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक विषमता को जन्म देता है। देखिए, न्याय संहिताओं में कहा गया कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए। यानी न्याय संहिता बड़ी ही यहां पर एक कहिए दिक्यानुसी व्यवस्था है, जो आज समाज में हम पाते हैं कि कुछ वर्ग हाशिए पे चले गए, या हम पाते हैं कि एक वर्ग को समाज से क्या किया गया, वंचित कर दिया गया उनके अधिकारों से। तो उस वंचना की शुरुआत हम पाएंगे कि प्रबल रूप में यहीं से दिखाई देगी। कैसे? तो हम कहते हैं कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से। तो अगर किसी की परीक्षा आप विष से करेंगे तो क्या वह जीवित बचेगा? यह विषमता पूर्वक, या कह लीजिए कि न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ी विषमता का परिचायक है। ठीक समझ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। इस काल की वर्ण व्यवस्था की विशेषता, अब शूद्र क्या करते हैं, सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे थे। हालांकि शूद्रों को सैनिक वृत्ति में कार्य करने की शुरुआत मौर्य काल में ही दिखाई देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शूद्र को अधिकार है कि वह कृषक बने, शूद्र को अधिकार है कि वह विषम समय में व्यापार या सैनिक वृत्ति को भी अपना सकता है, और सैनिक वृत्ति के लिए उन्होंने चारों वर्णों को बोला है। फिर आगे बोलते हैं कि याज्ञवल्क्य शूद्रों को व्यापारी, कारीगर, कृषक होने की अनुमति देते हैं। ठीक, फिर वेंसाल शूद्रों को खेतिहर वर्ग के रूप में उल्लेख करता है, और इस काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार दिखाई देता है। ठीक है, एक अन्य पुस्तक दाय भाग, जो जिमुत वाहन के द्वारा लिखी गई, यह भी एक विधि आधारित पुस्तक है। विधिवेता है कौन? जिमुत वाहन, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है दाय भाग। इसके अनुसार उच्च वर्ण के शूद्र पुत्र को संपत्ति में सबसे कम अंश मिलेगा। यानी कि इस काल में हम यह देखने के लिए पाएंगे कि जो विवाह था वो ब्राह्मण क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से सबसे कर सकता था। साथ ही क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कन्या से विवाह कर सकता था। साथ ही हम ये देखेंगे कि उसके लिए भी संपत्ति का आधार माना गया। क्या आधार माना गया? कहा कि अगर उच्च वर्ण का शूद्र पुत्र को संपत्ति में सबसे कम अधिकार, यानी अगर कोई पुरुष उच्च वर्ण का है और उसने निम्न वर्ण की स्त्री का वर्ण कर लिया, तो उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा उसको संपत्ति में सबसे कम अंश मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यह कहने का मतलब है। फिर ब्राह्मणों ने अन्य वर्णों के कार्यों को भी अपना लिया, यानी ब्राह्मण छत्रवृत्ति करता दिखाई देगा। छत्रवृत्ति यानी कि क्षत्रियों का काम, वैश्य वृत्ति करता दिखाई देगा, यानी वैश्यों का काम करते हुए देखा जाएगा। परंतु क्षत्रिय कर्म करते हुए भी उन्हें ब्राह्मण ही माना गया। यानी भले ही वो क्षत्रिय का काम कर रहा है, भले ही वो क्षत्रियों जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन अपने मूल वर्ण में उसका जन्म आधारित जो व्यवस्था थी, जो या जन्म आधारित जो जाति थी, उसी को माना गया। यानी वो अपने वर्ण से विलग नहीं होगा, भले वो काम क्षत्रियों का करे। एक यहाँ नोट दिया गया, देखिएगा कि अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मयूर शर्मन ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में 18 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। मयूर शर्मन गुप्तों के समय ही या उनके इर्द गिर्द रहने वाले शासक हैं। इसको 2 से 3 बार पूछा गया है कि वह कौन सा शासक है जिसने 18 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उसको मयूर शर्मन कहते हैं। ठीक है, फिर मनु की दृष्टि से 10 वर्षीय जो ब्राह्मण है वो 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। यानी 100 वर्ष का क्षत्रिय हो और उसके सम्मुख 10 वर्षीय ब्राह्मण चला जाए, 10 साल का बच्चा, तो वो भी, उसको भी क्षत्रिय से श्रेष्ठ माना गया। क्यों? क्योंकि उनको माना जाता ब्राह्मण, ब्रह्म का आवरण, ब्रह्म मतलब होता है ज्ञान, जो ज्ञान का आवरण ले। ठीक, फिर
ब्राह्मण और क्षत्रिय क्रमशः पिता और पुत्र तुल्य थे। यानी अब मान लीजिए कि 100 वर्ष का क्षत्रिय है और 10 वर्षीय ब्राह्मण के सम्मुख नतमस्तक हो रहा है, यानी कि वो उतना ही वात्सल्य दिखा रहा है जैसे एक पिता के सम्मुख एक पुत्र दिखाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। वर्ण अगणित जातियों या उपजातियों में बट गए, यानी कह सकते हैं कि अगर ब्राह्मण पुरुष प्लस शूद्र स्त्री, ठीक, ब्राह्मण पुरुष है शूद्र स्त्री है, इससे एक अलग चांडाल, ठीक है। फिर हम पाते हैं कि ब्राह्मण पुरुष है प्लस वैश्य महिला है, वैश्य महिला, इससे जो उत्पन्न है उसको कहते हैं कायस्थ, कायस्थ। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण पुरुष है प्लस क्षत्रिय महिला है, इससे उत्पन्न जो है, मतलब हर एक, जब एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति से या स्त्री से क्या उसका विवाह होता है तो उससे उत्पन्न जो पुरुष होता है या महिला होती है वो अपने मूल वर्ण धर्म को खो देती है और उससे एक नए वर्ण जाति की शुरुआत हो जाती है। यहीं पर पहली बार वर्णाश्रम व्यवस्था टूटती हुई दिखाई दी। भले ही गुप्त शासकों को वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक माना गया, लेकिन उनकी वर्णाश्रम व्यवस्था धीरे धीरे अब टूटने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यह भी हम जानते हैं कि इस काल में, यह वही काल था कि हमने पाया कि इस काल में मौर्योत्तर काल से हम पाते हैं कि हिंद यवन, शक, कुषाण ये जो आए, इन्हें क्षत्रिय वर्ण में प्रवेश मिला पहली बार, क्योंकि ये छत्र को धारण करते थे। और यहीं से जब ये क्षत्रिय वर्ण में गए तो इन्हें एक लड़ाकू जाति के रूप में देखा गया। भारत में लड़ाकू जाति कौन थी? तो हम पाते हैं कि वो स्वयं क्षत्रिय थे, तो उन्हीं की तरह वृत्ति थी इनकी, या उन्हीं की तरह कार्य थे। इसीलिए इसी काल में पहली बार राजपूत शब्द की उत्पत्ति, इसके पूर्व क्षत्रिय, लेकिन इसके बाद अब यहीं से जब हूण, शक, कुषाण, मुरुंड इन सबको भारतीय छत्र समाज में जब सम्मिलित किया जाएगा तो यहीं से एक नई जाति राजपूत की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, हूण लोग जो 5वीं सदी के अंत होते होते आए, अंततः राजपूतों के 36 कुलों में से एक कुल मान लिए गए। यानी कि शक हो, हूण हो, कुषाण हो, क्षत्रिय वर्ण से जुड़ा। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि विदेशी है और उसने राजा पे हमला किया, भाई वहां पे यह भी समझना है कि एक राजा का ही राजा पे हमला होता है, एक राजा का विवाह एक राजा के साथ होता है, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो या वर्ण व्यवस्था से बाहर का हो, चूंकि वो उसका एक राजपद है इसलिए वो जुड़ते गए। साथ ही उनके कर्म आधारित, यानी उनके कर्म भी कुछ ऐसे ही थे। यानी पहली बार हम देखेंगे कि जो कर्म है वो कर्म के आधार पर यहाँ वर्ण से अलग एक नवीन जाति की उत्पत्ति हुई, जिसे हम वर्तमान में राजपूत कहकर संबोधित करते हैं। ठीक, इस काल में शूद्रों की स्थिति में क्या हुआ? सुधार हुआ और इन्हें भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। हम पाते हैं कि मौर्योत्तर काल तक आते आते शूद्रों की स्थिति थोड़ी खराब हुई थी। कहा गया कि एक शूद्र को अगर उसके कान में वेद वाक्य पड़ जाता है तो उसके कान में जलता या लौह धातु उसके कान में डाल दिया जाता है या रांगा भरवा दिया जाता है, जो कि एक कह लीजिए सामाजिक हीनता का परिचायक है। हम पाएंगे कि गुप्त काल तक आते आते थोड़ी शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। यानी गुप्त काल में हम पाएंगे कि शूद्र पहली बार सुधरते हुए दिखा जाएगा, यानी धार्मिक रूप से उसे रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों को सुनने समझने का अधिकार मिल जाएगा। अब वे कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा भी कर सकते थे। यानी कृष्ण भागवत धर्म के संचालक, संस्थापक जिन्हें हम मानते हैं, ठीक, उनकी पूजा करने का भी अधिकार इन्हें मिला। 7वीं सदी से शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी। अब शूद्र कोई ऐसी जाति नहीं थी जो से माना जाए कि अपवित्र है, बल्कि इन्हें एक अधिकार दिया गया, क्या कि इन्हें भी अधिकार है कृषि करने का और इन्हें कृषक जाति के रूप में मान लिया गया। अब चांडाल को 4 वर्णों से
नीचा स्थान प्राप्त था। अब ये चांडाल कौन थे? तो मैंने कहा था ब्राह्मण पुरुष शूद्र स्त्री उससे उत्पन्न चांडाल, इन्हें बहुत अछूत माना गया। कहा? ग्राम के बाहर रहने का अधिकार। जब चलते थे ढोल बजाते चलते थे और अपने पीछे कुछ बांध के चलते थे ताकि इनके पद चिन्हों के निशान मिटते जाएं। यानी चांडालों की स्थिति थोड़ी गिरी। फाहियान ने लिखा है कि चांडाल गांव के बाहर बसते थे और मांस का भक्षण करते थे, यानी मांस खाकर अपने जीविका को चलाते थे। मछली मारने, शिकार करने और मांस बेचने का कार्य भी चांडाल लोग के द्वारा ही किया जाता था। यानी चांडाल को एक विशेष काम दे दिया गया, क्या? कि मछली मारो, मांस खाओ और क्या करो? कह सकते हैं शिकार करो। ठीक। फिर हम पाएंगे यानी जो गुप्तकालीन व्यवस्था है, गुप्तकालीन व्यवस्था कहीं ना कहीं संक्रमण आधारित है। यह व्यवस्था पहली बार वर्णाश्रम व्यवस्था को तोड़कर जातीय व्यवस्था में तब्दील होती नजर आएगी। यानी कि पहली बार वर्ण से विलग जातियों की उत्पत्ति, कुछ विदेशी जातियों को भी भारतीय वर्ण या जाति में शामिल करने का प्रयास। यानी हमने कहा कि शक, हूण, कुषाण, इनको क्या किया गया? राजपूत में तब्दील कर दिया गया। साथ ही हमने पाया कि एक नवीन जाति जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण मतलब शूद्र, ब्राह्मण और शूद्र मतलब स्त्री पुरुष के सम्मिलन से हुई, जिसे क्या नाम दिया गया? चांडाल। इसे क्या किया गया? अछूत इस काल में माना गया और उसे ग्राम से बाहर रहने का अधिकार मिला, यानी ग्रामीण भाग में प्रवेश नहीं कर सकते थे। साथ ही हम यह भी पाते हैं कि इनके लिए एक विशेष रोजगार की शुरुआत हुई। विशेष रोजगार क्या? तो भाई मछली खाओ, अंडा खाओ, शिकार करो, मांस भक्षण करो, इसी कार्य से ये जुड़ा। अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि नरसिंह पुराण में कृषि को शूद्रों का कर्म बताया गया। यानी अब शूद्र की स्थिति चांडाल से थोड़ी अच्छी थी, वो एक कृषक मान लिया गया। इसके लिए कई ग्रंथ हवाला देते हैं, जैसा हमने पूर्व में भी देखा कि नारद पुराण भी कहता है, नरसिंह पुराण भी कहता है, अमरकोश में शिल्पियों की सूची में शूद्रों को स्थान दिया गया। यानी शूद्र की स्थिति सुधरी। क्यों? क्योंकि समाज में उससे भी निचला वर्ग एक आ गया जो चांडाल के रूप में था। ठीक। अब आगे देखते हैं, गुप्त काल में या गुप्त काल के धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से शूद्र को अस्पृश्य और दासों से अलग बताया गया है। अस्पृश्य यानी कि अछूत, अछूत और दास, इनसे क्या किया गया? अलग बताया गया। कहा गया कि ये अलग है। कौन? शूद्र। साथ ही गुप्त काल में वर्ण परिवर्तन की अनुमति थी, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना वर्ण बदल सकता था। कैसे? अपने कर्मों को उच्च करके, ठीक, अपनी बुद्धिमत्ता से। ठीक, वो क्या था? अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकता था और इस बात की अनुमति थी। दूसरी चीज, बहुसंख्यक ब्राह्मण इस काल में या इस काल में वाणिज्य व्यापार करते हुए नजर आएंगे। यानी कि बहुत सारे ब्राह्मणों को व्यापार वाणिज्य में संलिप्त पाया जाएगा। हमने कहा क्षत्रिय वृत्ति भी करेंगे, व्यवसाय और वाणिज्य भी करेंगे। कौन? ब्राह्मण। ठीक। अब इस काल में वाणिज्य को शूद्रों का कर्तव्य माना गया। साथ ही मार्कंडेय पुराण में दान देना, यज्ञ करना शूद्रों का कर्तव्य बताया गया। यानी शूद्र दान भी दे सकता था, कार्य भी कर सकता था। दान देना, यज्ञ करना शूद्रों का कर्तव्य बताया गया। ठीक। वैश्य वर्ण के कर्म कृषि और व्यवसाय आधारित थे। यानी जो वैश्य वर्ग था उसका जो मूल कर्म था वो क्या था? कृषि और व्यवसाय आधारित था। गुप्त काल में उन्हें वणिक या श्रेणी और सार्थवाह कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है। फिर वैश्य कृषक थे, यानी कि कृषक थे। यह विचार गुप्त कालीन साहित्य में भी मिलता है। साथ ही राज्य को कर देने वाला या कर जिससे राज्य लेता था वो कौन लोग थे? वैश्य लोग थे, जिनसे राज्य कर लेता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह वैश्य भी आपत्ति काल में दूसरे कर्मों को अपनाने का अधिकारी था या अधिकार रखता था। ठीक है। चलिए यहां पे हम इस व्यवस्था को समाप्त करते हैं। ठीक है। यानी कि अगली क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था किस स्तर की ओर दिखाई पड़ रही है, उसके कौन कौन से आयाम हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।